बात करते हैं रोल ऑफ ए बीटा प्रोटीन और साथ में फिर रोल ऑफ टाउ प्रोटीन। ये प्रोटीन एक्चुअली बनती कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले ए बीटा और टाउ प्रोटीन से भी पहले देयर इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ नेम्ड एज द एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, दैट इज़ APP प्रोटीन। इट्स अ सेल सरफेस प्रोटीन। इसके पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से स्टार्ट होता है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जाता है और अंदर जाके खुलता है, एंड इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर द प्रायोन प्रोटीन्स, राइट। नाउ लेट मी शो यू दिस amyloid precursor protein APP. Can you see in this picture beta? This is the cell membrane. This entire is the cell membrane. Yeah, this entire is the cell membrane. And can you see in this cell membrane, just a second, yeah, can you see in this cell membrane beta, this nice little protein is present with this extracellular domain, you know, transmembrane domain, intracellular domain. This entire is the APP protein. right. अच्छा, अब इसके अंदर ना ये जो प्रोटीन है इसको दो तरीक़ों से प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथवे जिससे बड़ी नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स बनेंगी और वो आपको अल्जाइमर्स नहीं करवाएंगी, और एक ऐसा पाथवे जो बड़ा टॉक्सिक सा पाथवे होगा, उसमें ए बीटा प्रोटीन बनेगी। और ए बीटा प्रोटीन तो आपको पता है इनिशिएटिंग इवेंट होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। सो now here you see, as I told you, that there is the amyloid precursor protein, which is this, right, and it can be processed by two pathways. One is the non-amyloidogenic pathway and one is the amyloidogenic pathway. In case of non-amyloidogenic pathway, this protein is broken down into pieces which are harmless and soluble peptides, right, you understand. And in this pathway, amyloidogenic pathway, this protein is broken down into pieces which are very much pathogenic and are said to be the A beta peptides, which actually initiate the Alzheimer's disease, as I told you on the previous page. And this A beta peptide form the amyloid plaques, ठीक है। अच्छा, अगर ये नॉन एमोलॉइडोजेनिक पाथवे के लिए what enzymes are involved? The cleavage of amyloid precursor protein by alpha secretase enzyme and gamma secretase enzyme. I mean to say, if the amyloid precursor protein is cleaved by these two enzymes, then harmless soluble peptide will be produced and there will not be the development of the Alzheimer's disease, and that is said to be the non-amyloidogenic pathway. If the amyloid precursor protein APP is cleaved by beta secretase and gamma secretase, यानी कि अल्फा की जगह बीटा, gamma. So if it is cleaved by the beta secretase and the gamma secretase, then there will be the formation of the pathogenic A beta peptide, and this is the amyloidogenic pathway, and the protein which is produced is very harmful and yeah, it initiates the Alzheimer's disease. अब सेम जो वर्डिंग है इसको ज़रा पिक्चर में देखते हैं। दो पाथवे हैं बेटा इस प्रोटीन को प्रोसेस करने के। एक नॉन एमोलॉइडोजेनिक पाथवे है। पहले तो बता दूं कि इस प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी डिफरेंट साइड्स कौन सी हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ पे कट करता है। जो बीटा सिक्रेटेस एंजाइम होता है वो सबसे ऊपर इस लेवल पे कट करता है, ठीक है, जो इसकी क्लीवेज साइट है। अल्फ़ा सिक्रेटेस इस लेवल पे कट करता है, ठीक है, क्लीव करता है। और गेमा सिक्रेटेस इस रेड कंपोनेंट और ग्रीन कंपोनेंट के बीच में कट करता है। जो नॉन एमोलॉइडोजेनिक पाथवे है जिसमें नॉन टॉक्सिक प्रोटीन बनती है और अल्जाइमर्स नहीं करवाती, उसमें अल्फ़ा और गेमा सिक्रेटेस इन्वॉल्व होता है, बीटा सिक्रेटेस इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब अल्फ़ा और गेमा इन्वॉल्व है तो एक क्लीवेज यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। देखो फिर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, एक क्लीवेज यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। एंड दिस इज़ द soluble fragment, this is metabolized very easily and does not produce the Alzheimer's disease. ये है ना अल्फ़ा क्लीवेज साइड, देखो यहाँ पे, और इसके अलावा जो बीटा गेमा क्लीवेज साइड है वो यहाँ रेड और ग्रीन के बीच में।
This protein is not harmful. This is the non-amyloidogenic pathway. But the amyloidogenic pathway is where beta and gamma secretase are used. मतलब एक cleavage यहाँ पे और एक यहाँ पे. So it will be like this, right? कि ये जो ऊपर वाला black portion है, this part, ये भी ये separate हो गया, अलग हो गया. देखिए, there is a gap between red and black, and ये green is separated from this red, right? So this protein which is produced, this is very much toxic, and this is said to be the A beta monomer. समझ आई बात बेटा? This is said to be the A beta monomer, and the green part is not of the interest, right? So you understand the difference between the non-amyloidogenic and amyloidogenic pathway. Different जगहों पे क्लीव हो रहा है प्रोटीन डिफरेंट एंजाइम की मदद से. यहाँ पे अल्फा और गैमा सीक्रेटेस है, यानी कि एक क्लीवेज यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो रेड के 2 टुकड़े हो गए और ग्रीन भी अलग हो गया. तो ये नॉन हार्मफुल प्रोटीन है. लेकिन बीटा और गीमा सेक्रेटेस से अगर इसको प्रोसेस आउट करोगे तो रेड परसिस्ट रहेगा पूरा, एक कट यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, रेड और ग्रीन पूरे पूरे अलग हो जाएंगे. और जो पूरा रेड है ना, बगैर कट किया, ये दिस इज द ए बीटा मोनोमर, एंड दिस इज वेरी मच टॉक्सिक एंड प्रोड्यूसेस द एमाइलॉइड डिपॉजिट्स एंड इनिशिएट द अल्जाइमर्स डिजीज. अच्छा, ये ए बीटा मोनोमर जो है, फिर इसके छोटे छोटे ओलिगोमर्स बनते हैं, और ये ओलिगोमर्स आगे कैसे प्रोसेस होते हैं मैं बताता हूँ. राइट बेटा, these A beta oligomers, then they collect, all the oligomers together, they produce the A beta aggregates, right? Then these A beta aggregates, they form the amyloid fibrils, right? So initially it was the oligomers, then they are aggregates now, and then later they become fibrils, and from fibrils, A beta amyloid fibrils, they form the plaques and the tangles. If you remember from the previous page, previous portion, then I told you that in case of plaques, there is the presence of the A beta protein, and in tangles there is the presence of the tau protein. It is true but not completely. क्यों? क्योंकि ए बीटा पेप्टाइड मेनली तो एमाइलॉइड प्लेक्स में होती है, बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द टेंगल्स एज वेल. दिस इज़ व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट एमाइलॉइड फिब्रिल्स आर प्रेजेंट इन द प्लेक्स एंड द टेंगल्स एज वेल. प्लेक्स में ज़्यादा, टेंगल्स में कम. ठीक है जी, ग्रेट हो गया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़, ये तो बन गया, लेकिन ये क्या हुआ इससे? हमने कहा था ना बेटा कि अगर एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन APP को इस एमाइलॉइडोजेनिक पाथवे से प्रोसेस करेंगे तो वो ए बीटा पेप्टाइड बनेगा, ओलिगोमर बनेगा, और ये सारी चीज़ें बनेगी. लेकिन ये किस तरीके से न्यूरो डिजेनरेशन करा रही हैं, अल्जाइमर्स करा रही हैं? सी, दिस इज द ए बीटा ओलिगोमर, एंड दिस रूट इज द मेन स्टे which is actually producing the neurodegeneration. A beta oligomers, they initiate the other pathways of the neuronal injury. They initiate the cell death, the synaptic dysfunction between two neurons. They also trigger the kinase enzymes activation. With the help of all these, cell death, synaptic dysfunction, and the initiation of the other pathways of injury, ultimately there is the neuronal damage, that is the damage to the neurons, right? Damage to the neurons, that is the neurodegeneration. And here comes the role of the tau protein in between this, that with the help of this A beta oligomer there is the kinase activation, and these kinase enzymes, they do promote what? Phosphorylation of the tau protein. And once the tau protein is phosphorylated, नॉर्मली जो टाउ प्रोटीन होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करके रखती है. लेकिन जब टाउ फॉस्फोराइलेटेड हो जाती है तो वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड करने की सलाहियत इसकी चली जाती है. तो फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब टाउ और माइक्रोट्यूब्यूल आपस में सेपरेट हो जाएंगे तो देयर विल बी माइक्रोट्यूब्यूलर डिसअसेंबली. एंड अगर यही चीज़ न्यूरॉन के अंदर हो, एक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन बड़ा मेन कंपोनेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, अगर उनकी डिसअसेंबली हो जाए तो देयर विल श्योरली बी द न्यूरोनल डैमेज, राइट? एंड द phosphorylated tau molecules, they aggregate, and the aggregated tau proteins, they elicit the stress response, and ultimately they produce damage to the neurons.
You are understanding what I'm trying to say, beta? I told you that this is a protein called amyloid precursor protein. ठीक है, इससे दो पाथवे बनते हैं, एक पाथवे पे नॉन टॉक्सिक प्रोटीन बनती है और इससे अल्जाइमर नहीं होता। एक पाथवे जो कि होता है आपका एमलोइडोजेनिक पाथवे, उसमें टॉक्सिक प्रोटीन बनती है और इससे अल्जाइमर होता है। ठीक है, और यही जो टॉक्सिक पाथवे था जिसमें टॉक्सिक प्रोटीन बनती है ए बीटा, और ये किस तरीके से न्यूरो डिजेनरेशन कराती है ये मैंने आपको यहाँ बताया। और यही ए बीटा पेप्टाइड जो है एलिसिट कर रही है टाउ की एक्टिवेशन को और टाउ की डिपोजिशन को और उससे होने वाले न्यूरो डिजेनरेशन को। यू लुक एट दिस द रोल ऑफ द टाउ प्रोटीन। द टाउ इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन इन द एक्सॉन्स। अगर जैसे ही टेंगल्स बनते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही टेंगल्स का मुराद ये है कि जब टाउ एग्रीगेट होती है, टाउ फॉस्फोराइलेट होती है, तो टाउ जो है शिफ्ट कर जाती है आपके पहले नॉर्मली तो एक्सॉन में मौजूद होती है, एक्सॉन से शिफ्ट कर जाती है डेंड्राइट्स में चली जाती है और वहाँ पे जाके फॉस्फोराइलेट हो जाती है। और जब वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है प्रोटीन, तो क्या होता है बेटा, it does not bind with the microtubules anymore and there is a disassembly of the microtubules, therefore there is the neuronal damage. So I told you so far what is the role of A beta protein and the role of tau protein. Now you understand beta these two. A beta protein generate कैसे हुई, APP प्रोटीन से, ठीक है, थ्रू द एम्लोइडोजेनिक पाथवे। टाउ प्रोटीन कैसे जनरेट हुई, टाउ प्रोटीन जनरेट होती है आपके ए बीटा पेप्टाइड से ही जनरेट होती है। ठीक है, और ए बीटा पेप्टाइड जो है किस तरीके से न्यूरोनल डैमेज करा रहा है, और इसके अलावा टाउ प्रोटीन किस तरीके से न्यूरोनल डैमेज करा रही है। यू आर क्लियर विद दिस? सो these are the two important proteins which trigger the Alzheimer's disease, initiation of the Alzheimer's disease. We'll now see the role of some other things in the development of the Alzheimer's disease, like genetics का क्या रोल है, genetic risk factors. I must mention beta that okay, क्रोमोसोम नंबर 19 के एक लोकस पे बेटा 3 अलील मौजूद होते हैं, E2, E3 एंड E4, राइट? या 3 alleles are present on a locus on chromosome number 19, and these 3 alleles E2, E3, E4, they encode a very important protein, apolipoprotein E, ApoE. And what is the role of this apolipoprotein E in the Alzheimer's disease? It has a strong influence on risk of developing of Alzheimer's disease by promoting the generation and the deposition of the A beta peptide. पीछे आपने देखा ए बीटा पेप्टाइड बन रही थी, टाउ प्रोटीन बन रही थी, और दोनों मिलकर न्यूरोनल डिजेनरेशन करा रही थी और उससे अल्जाइमर्स हो रही थी। लेकिन ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद लोकस पे 3 अलील मौजूद हैं, खास करके E4, इससे बनती है एपोलाइपोप्रोटीन ई। एपोलाइपोप्रोटीन ई क्या करता है, यहाँ पे बना देते हैं कि ए बीटा प्रोटीन की जनरेशन और डिपोजिशन को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्रेट हो गया। ओके, अब जब ये प्रोटीन ए बीटा की जनरेशन को बढ़ा रही है, तो मतलब इस प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़, और वक्त से पहले ही इट लोअर्स द एज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। अगर 70-80 साल की उम्र में होनी थी, तो अभी शायद 50-60 साल की उम्र में हो जाए। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका रोल होता है E4 प्रोटीन का, खास करके E4 अलील का। ओवरऑल दिस लोकस कन्वेज 1/4 यानी कि क्वार्टर रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लेट ऑनसेट Alzheimer's disease. ठीक है बेटा, सो नाउ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द A beta peptide, role of the tau protein, how are they damaging the neurons? Firstly, how are they produced? Then how are they, actually damaging the neurons and producing the Alzheimer's disease? And also the role of the, E2, E3, 4 on chromosome number 19. Let's go a little ahead on the next page and you see, is there the role of inflammation as well? Yes, there is the role of inflammation in the Alzheimer's disease. Okay. The A beta
peptide which is produced actually now, it elicits the inflammatory response as well. This inflammatory response is good up to certain limit, and it can be problematic. How? Let me tell you. As I told you that there is a protein called APP protein, the amyloid precursor protein. अगर इसको हम प्रोसेस करें एमोलॉइडोजेनिक पाथवे से, आई होप इट इज़ विजिबल, या एमोलॉइडोजेनिक पाथवे से अगर इसको हम प्रोसेस करें तो इसमें से बनेगी एक टॉक्सिक ए बीटा पेप्टाइड जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ कराती है। ए बीटा पेप्टाइड से टाउ प्रोटीन तो बनती है और ये भी न्यूरो डिजेनरेशन कराती है, लेकिन ये बात मत भूलेंगे जो ए बीटा पेप्टाइड है ये इन्फ्लामेशन को भी ट्रिगर करती है, इन्फ्लामेशन को भी इनिशिएट कराती है। इन्फ्लामेशन फ्रॉम व्हाट सेल्स? इन्फ्लामेशन फ्रॉम व्हाट सेल्स? या माइक्रोग्लिया and astrocytes, right? Really interesting. So inflammation से क्या होता है? Inflammation से क्या होता है? When the inflammation is produced from these cells actually get activated and they try to clear out this A beta peptide which actually initiated the inflammation. So this is good. Actually it is good. A beta peptide induced the inflammation, and these cells which are now in the process of inflammation, they actually try to kill this, remove this, deplete this A beta peptide, and so this is a good thing, right? But what's the problem? During inflammation, obviously these cells produce some inflammatory cytokines as well. So as you can see, the A beta peptide elicits the inflammatory response from microglia and the astrocytes. In addition to clearing the A beta proteins, these cells release the inflammatory mediators, और वो mediators ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं, जैसे कि oxidative damage to the neurons, alteration in the tau phosphorylation. tau की phosphorylation को बढ़ा देंगे, जितनी ज़्यादा tau phosphorylate होगी उतना neuronal damage कराएगी. So this inflammation is good because the cells activated are removing the A beta peptide, but this inflammation is not good because it is releasing the mediators and causing damage to the neurons, right beta? Okay. Now what is the basis for cognitive impairment? अब तक हमने ये पढ़ा कि ओके ए बीटा पेप्टाइड है, टाउ प्रोटीन है, ये न्यूरोनल डैमेज करा रही है और अल्जाइमर्स हो रही है, ठीक है। फिर इसको डिफरेंट तरीके से हमने इन्फ्लामेशन में देखा एंड ऑल। अच्छा जी, जितना ज़्यादा बर्डन होगा प्लेक्स का और टेंगल का उतना सीवियर कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा। अब प्लेक्स और टेंगल्स तो समझते हैं ना बेटा। प्लेक्स वो जिसमें ए बीटा पेप्टाइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टेंगल्स जिसमें टाउ प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, सही है ना। अभी तक तो हमने एक ए बीटा पेप्टाइड बनाई है, एक टाउ प्रोटीन बनाई है। तो ये एमोलॉइड और टेंगल क्या है बेटा? एमोलॉइड और टेंगल, एमोलॉइड बनता है आपके ए बीटा पेप्टाइड से, शॉर्टली ऐसे याद रखें, और टेंगल्स बनते हैं टाउ प्रोटीन से। तो प्लेक्स जो कि बनते हैं आपके ए बीटा पेप्टाइड से, टेंगल्स जो कि टाउ प्रोटीन से बनते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सीवियर कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा, ठीक है। बट out of the plaques and the tangles correlate better with the dementia than the neuritic plaques। वैसे तो हमने कहा कि ओके प्लेक्स और टेंगल्स दोनों मतलब जो जितने ज़्यादा होंगे उतना कॉग्निटिव डिसफंक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन खास करके टेंगल्स they correlate better with the dementia. The more the tangles deposited, the worse the dementia will be, right? जितने ज़्यादा टेंगल्स होंगे उतना ज़्यादा डिमेंशिया होगा, ठीक है बेटा, compared to neuritic plaques, right? Now here are some biochemical markers that are associated with the degree of dementia. They include, वैसे तो प्लेक्स और टेंगल्स भी हैं, जितने प्लेक्स और टेंगल्स ज़्यादा होंगे बेटा उतना ज़्यादा डिमेंशिया होगा, खास करके टेंगल्स, बिकॉज दे कोरिलेट बेटर विद द डिमेंशिया। तो टेंगल्स ज़्यादा तो डिमेंशिया ज़्यादा। लेकिन इनके अलावा कुछ और क्या बायोकेमिकल मार्कर्स हैं जो बताएं कि ओके पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। तो 3 चीज़ें होती हैं बेटा। अगर आपकी बॉडी में कॉलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कम है और साइनेप्टोफाइसिन इम्यूनोरिएक्टिविटी कम है और एमोलॉइड बर्डन ज़्यादा है, सो दीज आर 3 केमिकल मार्कर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स जो कि डिमेंशिया में देखने को मिलते हैं। एक पेशेंट है डिमेंशिया का, उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये तो चीज़ें हैं ही हैं,
प्लेक्स और टेंगल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, खास करके टेंगल्स ज़्यादा मिलेंगे डिमेंशिया के पेशेंट में, लेकिन ये बायोकेमिकल मार्कर्स भी डिमेंशिया के पेशेंट में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। नाउ देयर आर सम बायोमार्कर्स फॉर द अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज़। या ए बीटा डिपोजिशन इन द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि शुरू में ए बीटा प्रोटीन नहीं बनती है, शुरू में टाउ नहीं बनती, तो अगर आपको ब्रेन के अंदर ए बीटा मिलती है, आप ए बीटा को कैसे विजुअलाइज करोगे? डिफरेंट इमेजिंग मेथड्स होते हैं, CT MRI के थ्रू आप इनको लोकेट कर सकते हो यूजिंग 18F लेबल्ड एमलोइड बाइंडिंग कंपाउंड, ये यूज़ करके आप ए बीटा डिपोजिशन को लोकेट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो ब्रेन के अंदर। और ए बीटा के अलावा टाउ प्रोटीन हो गई। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द इंक्रीज्ड फास्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन एंड रिड्यूस्ड ए बीटा प्रोटीन इन द CSF के अंदर नज़र आ रहा है बेटा, CSF के अंदर अगर टाउ प्रोटीन ज़्यादा है और ए बीटा प्रोटीन कम है तो ये एक और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मार्कर है अल्जाइमर डिजीज़ का। ठीक है बेटा, अल्टीमेटली घुमा फिरा के तो ये दो प्रोटीन्स पे ही बात चल रही है ना, ए बीटा और टाउ प्रोटीन। ओके, सो अर्ली केसेस में ए बीटा अगर आपको ब्रेन के अंदर मिल जाती है तो इट इज़ द अल्जाइमर्स डिजीज़, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर, तो आप जल्दी से डायग्नोस करके प्रिवेंट कर सकते हो। इसी तरीके से CSF को अगर आप स्टडी करो, उसके अंदर आपको टाउ प्रोटीन ज़्यादा मिले और ए बीटा कम मिले, तो इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज़। आप समझ रहे हो बात को? इस तरीके से विल नाउ ऑनवर्ड्स बी टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है बेटा, कि ग्रॉस अपीयरेंस कैसे होती है और अगर माइक्रोस्कोप पे देखें तो फिर कैसे दिखेगा, बात करते हैं ज़रा।